नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरएपी के चरण 2 को लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का निपटान किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक परिदृश्य अक्टूबर 2024 रिपोर्ट जारी की। सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs जारी की। रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग राइज मिशन अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक आशाजनक कदम है। क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैपिंग थ्रेट्स टू इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर कंजर्वेशन इन द पैनट्रोपिक्स रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण 2 को लागू करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि GRAP को अमल में लाने के लिए केंद्र की उप समिति ने दिल्ली एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों को वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए GRAP के चरण 2 के तहत निर्धारित उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में GRAP चरण 2 के तहत आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोयला, जलाऊ लकड़ी तथा डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जाता है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले GRAP के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है। इसे AQI के स्तरों के आधार पर 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 में खराब श्रेणी को शामिल किया जाता है, जिसमें AQI का स्तर 201 से 300 के बीच होता है। इसी प्रकार चरण 2 में बहुत खराब श्रेणी, जिसके तहत AQI का स्तर 301 से 400 के बीच होता है। चरण 3 में गंभीर श्रेणी, जिसमें AQI का स्तर 401 से 450 के बीच, और चरण 4 में अत्यधिक गंभीर श्रेणी, जिसके तहत AQI का स्तर 451 से अधिक मापा जाता है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग GRAP के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। दिल्ली में प्रत्येक सर्दी के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए कुछ उत्तरदायी कारण भी हैं, जैसे कि मानसून वापस लौटने पर हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर से बहने लगती है, जिसके साथ राजस्थान से और कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी धूल उड़कर आ जाती है। साथ ही प्रदूषकों को छिद्रित करने में तेज गति वाली हवाएं बहुत प्रभावी होती है, लेकिन सर्दियों में हवा की गति में कमी आ जाती है। अन्य स्रोतों में धान की पराली से छुटकारा पाने के लिए खेतों में पराली को जलाना, धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कुछ पहले भी शुरू की गई है, जैसे सीएक्यूएम द्वारा 11 सूत्री कार्य योजना जारी की गई है। इसमें मशीनों द्वारा सफाई, डस्ट सप्रेसेंट का इस्तेमाल करना आदि शामिल है। साथ ही वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान, कृषि भूमि में पूसा जैव अपघटन का छिड़काव करना आदि पहले शामिल है। खबर में आगे बढ़ते हुए वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को भी समझ लेते हैं। इसे वायु प्रदूषण के स्तर को मापने और जनता को खतरों के बारे में सूचित करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। AQI की गणना 8 प्रदूषकों यानी PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB के आधार पर की जाती है। अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम को समझे तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। इसने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के मामले में बेहतर समन्वय व अनुसंधान करना तथा समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करना है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का निपटान किया। दरअसल विकिपीडिया द्वारा एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन शीर्षक से एक आर्टिकल को हटाने के बाद उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का निपटान कर दिया गया। इस आर्टिकल में समाचार एजेंसी ANI द्वारा विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे की आलोचना की गई थी। आपको बता दें कि विकिमीडिया फाउंडेशन विकिपीडिया की एक मूल संस्था है। हालांकि विकिपीडिया पेज पर ANI को केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल कहा गया था और उसे घटनाओं को
गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाला बताया गया था। इस कारण ANI ने विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। चलिए सबसे पहले कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संबंधित आर्टिकल ने न्यायालय में विचाराधीन सिद्धांत यानी सब जुडिस प्रिंसिपल का उल्लंघन किया है। यह सिद्धांत ऐसे प्रकाशनों या बयानों या टिप्पणियों को प्रतिबंधित करता है जो न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं या चल रहे मामले में पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया कि अभियोजन की आलोचना करने वाला विकिपीडिया पेज न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप के समान है। खबर में आगे बढ़ते हैं और न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में न्यायालय की अवमानना को सिविल अवमानना या आपराधिक अवमानना के रूप में परिभाषित किया गया है। सिविल अवमानना के तहत न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना शामिल है। वही आपराधिक अवमानना के अंतर्गत ऐसे कंटेंट प्रकाशित करने या ऐसी कार्रवाई को आपराधिक अवमानना माना जाता है जो न्यायालय को बदनाम करता है या उसके प्राधिकार को कम करता या करती है, या न्यायिक कार्रवाई के समुचित क्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता या डालती है, या उसमें हस्तक्षेप करता या करती है, या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करता या करती है। अंत में संवैधानिक प्रावधानों पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट्स को भी यही समान शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक परिदृश्य अक्टूबर 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट आमतौर पर साल में 2 बार जारी की जाती है। इसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण व अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक समृद्धि की बात करें तो ऐसा अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 और 2025 में 3.2% पर स्थिर रहेगी। अनिश्चितता बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं भू राजनीतिक संघर्ष, बढ़ते व्यापार संघर्ष, देशों में चुनाव और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार में परिवर्तन। भारत की समृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की आर्थिक समृद्धि रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में संरचनात्मक सुधारों पर तत्काल जोर देने की बात कही गई है। साथ ही इसमें इन सुधारों की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। अब संरचनात्मक सुधार देखें तो संरचनात्मक सुधार ऐसे नीतिगत बदलाव हैं जो अर्जित अधिकारों और इकोनॉमिक रेंट को संशोधित करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन में सुधार लाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इकोनॉमिक रेंट किसी व्यवसाय द्वारा आर्थिक या सामाजिक रूप से आवश्यक राशि से अधिक अर्जित राशि है। सामाजिक स्वीकार्यता की बात करें तो संरचनात्मक सुधारों को समाज में स्वीकार कराना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे सुधारों से होने वाले लाभ का समाज में और अलग अलग समय में समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है। हानि की जिम्मेदारी भी समान रूप से सुनिश्चित नहीं की जाती है। इस रिपोर्ट में संरचनात्मक सुधारों के प्रति सोच के निर्धारक भी दिए गए हैं। इसके मुख्य निर्धारक व्यक्तिगत विश्वास, धारणाएं और नीति के प्रभावों से जुड़े व्यवहार संबंधी अन्य कारक हैं। इनमें नीतियों के बारे में गलत सूचना और उन्हें लागू करने के तरीके के बारे में गलत धारणाएं शामिल हैं। व्यक्तियों के आर्थिक स्वार्थ के पीछे की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं भी नीतियों के प्रति सोच को प्रभावित करती है। अंत में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्थन बढ़ाने की रणनीतियां भी जान लेते हैं। सूचना में स्पष्ट और बिना पक्षपात वाली ऐसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो गलत धारणाओं का खंडन करती हो। संपर्क की बात करें तो अधिकारियों और जनता के बीच 2 तरफा संवाद होना चाहिए, अर्थात दोनों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। इससे लोगों को नीति निर्माण में भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा शमन यानी मिटिगेशन में कुछ सुधारों की वजह से कुछ समूहों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए लोगों की चिंताओं को दूर करने हेतु अस्थायी नगद सहायता
या क्षमता निर्माण जैसे उपाय किए जा सकते हैं। और आखिरी है विश्वास। भरोसेमंद और स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में सुधार करने के लिए पहली पीढ़ी के सुधारों को लागू करना चाहिए। इसी के साथ अब नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs जारी की। इन मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOPs को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के हीरक जयंती समारोह के दौरान जारी किया गया है। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। NDDB की स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। श्री कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रारंभ में इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि बाद में इसका NDDB अधिनियम 1987 द्वारा पूर्ववर्ती भारतीय डेयरी निगम में विलय कर दिया गया था। NDDB को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। NDDB के अधीन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विकसित और लागू किया गया था। इस कार्यक्रम की अवधि 1970 से 1996 तक थी। इसी कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश में श्वेत क्रांति आई थी। आगे बढ़ते हुए श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना, अर्थात 2028-29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन करना और सहकारी कवरेज का विस्तार करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी NPDD 2.0 की बात करें तो श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों को नई प्रस्तावित केंद्रीय क्षेत्रक योजना NPDD 2.0 के तहत शामिल किया गया है। NPDD के तहत डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध खरीद हेतु ग्राम स्तरीय दूध खरीद प्रणाली और दूध शीतलन सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा डेयरी सहकारी समितियां यानी DCS में श्वेत क्रांति 2.0 के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 1 लाख DCS स्थापित या मजबूत करने की योजना प्रस्तावित की गई है। अब दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत 230.58 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ विश्व में दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। साथ ही दूध की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत 323 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी LHDCP, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष आदि शामिल है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर के बारे में। रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग यानी राइज मिशन अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक आशाजनक कदम है। दरअसल राइज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है। यह पृथ्वी की कक्षा में ही ईंधन भरने, मरम्मत या नवीनीकरण करने और कक्षा में असेंबलिंग करने जैसे कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसे 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें भू स्थिर उपग्रहों को डॉक करने और उनकी कक्षा को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। राइज मिशन भू स्थिर कक्षा से लगभग 100 किलोमीटर और ऊंचाई तक पहुंचेगा, जहां सैटेलाइट्स को उनके मिशन समाप्त होने के बाद पार्क किया जाता है। इस क्षेत्र को उपग्रहों का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। चलिए अब अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी की ही व्यापक अवधारणा से ही प्रेरित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होता है। अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों की बात करें तो इसमें उपग्रहों का नवीनीकरण और उसकी मरम्मत करना, अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटाना और शुद्ध ग्रहों या चंद्रमा से लाए गए संसाधनों का उपयोग करना आदि शामिल है। ऐसे में अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व जानना भी जरूरी है। इससे अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की मात्रा को कम करने से मलबे व उपग्रहों के बीच टकराव और मलबे के अतिरिक्त निर्माण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
और अंतरिक्ष में सामग्रियों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के कारण संसाधनों का संरक्षण होगा। साथ ही इससे उपग्रहों की कार्यशील अवधि को बढ़ाकर लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का सीधे कक्षा में असेंबल और विनिर्माण करके तेजी से वहीं स्थापित किया जा सकेगा। महत्व के बाद अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की राह में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। इस दिशा में सबसे पहली चुनौती है तकनीकी सीमाएं। पृथ्वी की कक्षा में सर्विसिंग, पुनर्चक्रण और क्षुद्र ग्रह पर खनन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना काफी कठिन कार्य है। दूसरी चुनौती है वित्त पोषण। विशेष प्रकार के उपकरण विकसित करने, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए काफी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। और तीसरी है विनियामकीय चुनौतियां। अंतरिक्ष के संधारणीय उपयोग के लिए वैश्विक मानक और विनियमन स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण है। खबर के अंत में अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2050 तक अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तथा 2030 तक डेब्रिस न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। नासा का कंसोर्टियम फॉर स्पेस मोबिलिटी एंड ISAM यानी अंतरिक्ष में सर्विस, असेंबलिंग और विनिर्माण कैपेबिलिटीज यानी कॉस्मिक, फिर से उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान जैसे SpaceX का फॉल्कन 9। अब भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं, जिसके तहत इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोग्राम का उद्देश्य पुनः उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट विकसित करना है। और 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी मिशन मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन होंगे। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैपिंग थ्रेट्स टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कंजर्वेशन इन द पैनट्रॉपिक्स रिपोर्ट जारी की गई। इसे कोलंबिया के कैली में जैव विविधता अभिसमय के COP16 के दौरान जारी किया गया है। इसमें अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों यानी की बायोडायवर्सिटी एरियाज KBAs में तेल, गैस एवं खनन परियोजनाओं के विस्तार व संचालन से जुड़े चिंताजनक मुद्दों को उजागर किया गया है। ये क्षेत्र विशाल मात्रा में कार्बन को संग्रहित करते हैं। इस प्रकार ये वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पैनट्रॉपिक्स या संपूर्ण उष्णकटिबंध के 518 KBAs या क्षेत्रफल के हिसाब से KBAs का 18% में तेल और गैस खनन किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। अमेज़न क्षेत्र में तेल और गैस ब्लॉक्स क्षेत्रफल के हिसाब से 14% KBAs और 12% देशज क्षेत्रों पर फैले हुए हैं। पैनट्रॉपिक क्षेत्र में 180 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हाई इंटीग्रेटेड वनों में या तो जीवाश्म ईंधन खनन परियोजनाएं चल रही है या उनकी योजना बनाई जा रही है। हाई इंटीग्रेटेड वन का तात्पर्य वन के सतत स्वास्थ्य से है, जिसमें कार्बन जमा करने, जैव विविधता की रक्षा करने और सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता शामिल है। चलिए अब प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों यानी KBAs के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। KBAs पृथ्वी के समग्र स्वास्थ्य और जैव विविधता के स्थायी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी क्षेत्र को वैश्विक KBA के रूप में पात्र होने के लिए 11 मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करना जरूरी होता है। इन मानदंडों को 5 उच्च स्तरीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संकटग्रस्त जैव विविधता, भौगोलिक रूप से परिरुद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिक अखंडता, जैविक प्रक्रियाएं और अप्रतिस्थाप्यता यानी इररिप्लेसिबिलिटी। खबर में आगे बढ़ते हुए KBAs के संरक्षण में मौजूद कुछ चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली है संरक्षण और संसाधनों के दोहन के बीच प्रतिस्पर्धात्मक हित। अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, उदाहरण के लिए निकल खनन। और दूसरी है असंरक्षित KBAs। तेल, गैस और खनन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना के विकास से जुड़े प्रभावों के कारण इनका क्षरण होता है। अब इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नजर डाल लेते हैं। पारंपरिक क्षेत्रों पर देशज लोगों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उन्हें स्वशासन के लिए संसाधन एवं अधिकार प्रदान करने चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों में संसाधनों के खनन या दोहन को रोकने और मौजूदा संबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को लागू करना चाहिए।
हरित ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति हेतु संसाधनों के दोहन को गैर महत्वपूर्ण पर्यावासों तक सीमित करते हुए कठोर पर्यावरणीय मानकों को लागू किया जाना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण संभव हो सकेगा। प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों यानी KBAs के लिए शुरू की गई पहलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा 2016 में KBAs की पहचान के लिए वैश्विक मानक जारी किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे अशफाक उल्लाह खान जी की। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अशफाक उल्लाह खान जी का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन ने द रिवॉल्यूशनरी शीर्षक वाले अपने घोषणा पत्र में एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना के अपने लक्ष्य को उजागर किया था। उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड में भाग लिया था। इस मामले में उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ फांसी की सजा दी गई थी। हम अशफाक उल्लाह खान जी से साहस, ईमानदारी, न्याय जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। इस समझौता पर मूल रूप से 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 5 वर्षों के लिए वैध था, इसलिए इसे नवीनीकृत किया गया है। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पार बॉइल्ड राइस पर निर्यात कर हटा दिया है। इस निर्णय से चावल की वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है और चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आ सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविदा कर्मचारी भी मातृत्व हितलाभ की हकदार है। न्यायालय ने कहा कि यदि संविदा वाले नियोजन की शर्तों में मातृत्व हितलाभ शामिल नहीं है या कम हितलाभ का प्रावधान है तो फिर मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होंगे। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अनुसार पहली बार 2024 में ब्रिक्स समूह की स्थापित विद्युत क्षमता में जीवाश्म स्रोत आधारित बिजली का योगदान 50% से नीचे हो जाएगा। जलवायु वैज्ञानिकों ने नॉर्डिक मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं ताकि अटलांटिक महासागर की धारा में होने वाले व्यापक बदलाव या क्षरण से बचा जा सके। आपको बता दें कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का जलावतरण किया गया। इस पनडुब्बी को S4 भी कहा जाता है। भारत में वर्तमान में 2 SSBN यानी INS अरिहंत और INS अरिघाट S3 परिचालन में है। तीसरी SSBN अरिधमान S4 वर्तमान में समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA प्रदान किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का उद्देश्य लोगों के बीच जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण का अनावरण किया गया। इसमें 10 खेल शामिल हैं। इस संस्करण का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।